Hello everyone, welcome to the Victoria Years. I am Yunishwari. As you are aware, we have started the 2 years current affairs series for the UPSC. In that, we have already covered the road, the current affair related to the road. Now this is the second video of the road current affairs. So let's start with the current article. The first news article is regarding the basic road statistic in India 2018 and 19. तो इसको रिलीज किसने करा है? इसको रिलीज करा है द ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। उनकी जो आपकी ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग है, उन्होंने क्या करा है, बेसिक रोड स्टेटिस्टिक्स को आपका लॉन्च करा है। तो इसमें बेसिकली बताया गया है कि जो इंडिया का रोड नेटवर्क है, जो कि मार्च 2019 के अकॉर्डिंग इट वाज अराउंड 63,31,757 किलोमीटर, तो जो कि आपका सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ग्रोथ की अगर हम बात करें 2018 से 19 के बीच में जो उसकी ग्रोथ हुई है, दैट इज ऑफ 1.9% इन कंस्ट्रक्शन। जैसा कि हमें पता है कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है दैट इज द बैकबोन ऑफ इंडिया ट्रांसपोर्ट सेक्टर, तो इसलिए रोड कंस्ट्रक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें इंडियन इकोनॉमी, तो रोड जो ट्रांसपोर्ट है वो कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 3.6% ऑफ जीडीए 2019-20 के अकॉर्डिंग। ट्रांसपोर्ट सेक्टर का जो शेयर है जीवीए में वो है अराउंड 4.58% का। अगर हम कंपेयर करें दूसरों के साथ, तो जैसे रेलवेज है उसका कंट्रीब्यूशन है आपका 0.74%, एयर ट्रांसपोर्ट का है 0.12% और वाटर ट्रांसपोर्ट का है अराउंड 0.08%। तो यहां से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि रोड कंस्ट्रक्शन का कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा है हमारे इकोनॉमी में। अगर हम नेशनल हाईवेज की अगर हम बात करते हैं, तो नेशनल हाईवेज जो है दैट अराउंड 2.09% ऑफ टोटल रोड नेटवर्क, तो हमारे जितने भी रोड नेटवर्क है उसका 2.09% ही नेशनल हाईवेज है। लेंथ अगर हम बात करें मार्च 2019 में जो थी आपकी 1,32,499 किलोमीटर के करीब थी। ग्रोथ जो हुई है हमारी लास्ट ईयर वो हुई है हमारी 4.9% हुई है नेशनल हाईवेज में। टॉप स्टेट कौन सा, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो महाराष्ट्र है वो टॉप करता है नेशनल हाईवे नेटवर्क्स में, तो इसमें आपके अराउंड आते हैं 13.4%। सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है जिसमें 8.9% आपका शेयर है नेशनल हाईवेज का, और राजस्थान आपका थर्ड पर आता है जिसका शेयर है अराउंड 7.8% का। ऐसे ही हमारे जो स्टेट हाईवेज हैं अगर हम उनकी बात करें, तो ये जो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं दैट इज अराउंड 2.8% ऑफ टोटल रोड नेटवर्क। स्टेट हाईवेज में जो टॉप कर रहा है अगेन महाराष्ट्र आपका टॉप करेगा। यहां पर महाराष्ट्र का जो है वो है 17.8%। उसके बाद आपका आता है कर्नाटका, फिर गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। अगर हम टूगेदर सारे आपके स्टेट हाईवेज को करें तो दैट इज कंट्रीब्यूट टू अराउंड 53.9% ऑफ स्टेट हाईवेज इन इंडिया। तो इन टॉप स्टेट्स जो आपके हैं वो 50 अराउंड 54% आपके जो स्टेट हाईवेज है इंडिया के, उनके बराबर आपके इन्हीं पांच आपके स्टेट्स में आपके हैं। अगर हम यूपीएससी रिलेवेंस की बात करें इस टॉपिक की, तो आपसे फिलिंग्स में क्या आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आपके जो लार्जेस्ट रोड नेटवर्क हैं स्टेट हाईवेज नेशनल हाईवेज उनके बारे में पूछा जा सकता है। फिर जो शेयर है आपका नेशनल हाईवेज का स्टेट हाईवेज का उसके बारे में पूछा जा सकता है। कौन किन स्टेट में सबसे ज्यादा आपके नेशनल हाईवेज है, किन स्टेट में आपके स्टेट हाईवेज ज्यादा है वो पूछा जा सकता है। फिर आपका जो रोड ट्रांसपोर्ट वर्सेस अदर मोड्स आपके हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या है जीडीए में, जैसे हमने देखा था रोड का कितना है, रेलवे का कितना है, एयर का कितना है और वाटर ट्रांसपोर्ट का कितना है, उस पर वो सवाल या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना सकता है। मेंस अगर हम देखें तो ये मेंस में हमारा मेनली इंपॉर्टेंट है जीएस 3। तो जीएस 3 में किस टाइप से आपको ये सवाल बनाया जा सकता है, एक रोल ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, फिर रीजनल डिस्पैरिटीज इन नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवे डेवलपमेंट, तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो किन स्टेट में ज्यादा है किन स्टेट में कम है। फिर इसको लिंक किया जा सकता है विद भारतमाला परियोजना, पीएम गति शक्ति जो मास्टर प्लान है हमारा उसके साथ इसको लिंक किया जा सकता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट पे ही बात कर रहे हैं। फिर जो रोड सेफ्टी प्रोग्राम्स हैं आपके वर्ल्ड बैंक लोन वगैरह दे रही है, तो क्योंकि हम लोग नेशनल हाईवे तो बना रहे हैं कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बट हमें रोड सेफ्टी को भी इंश्योर करना है, तो वहां से इसको लिंक किया जा सकता है। फिर सोशल इम्पैक्ट पे आपने सवाल पूरा इसको कनेक्ट किया जा सकता है कि कनेक्टिविटी, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कैसे ये आपकी हेल्प कर सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल जो कि है आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।
तो ये जो आपके लॉन्च हुई थी, ये लॉन्च हुई थी आपके 2000 में, और इसका एम जो था कि हमें जो रूरल रोड है, ऑल वेदर रूरल रोड्स बनाने हैं हमें। ये नहीं है कि भाई बारिश आई, बारिश में आपके कनेक्टिविटी चले गए। तो यानी कि पूरे साल भर आपके रोड जो गांव है वहां पर आपके रोड कंस्ट्रक्शन हो, यानी कि हम लोग एक तरह से कंक्रीटाइज्ड रोड्स को हम लोग बात कर रहे हैं। फिर अगर हम देखें तो जुलाई 2022 तक आपको जो सैंक्शन था वो था अराउंड 6,45,566 किलोमीटर, बट हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे 6,17,013 किलोमीटर के करीब। इसमें जो आइडिया जो गांव है उसका जो कनेक्टिविटी जो हमें करनी है, उसका जो पॉपुलेशन का जो हमने क्राइटेरिया रखा है वो ये रखा है, प्लेन में जहां पर 500 प्लस पॉपुलेशन है वो, और जो हिमालयंस और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहां पर आपकी 250 प्लस पॉपुलेशन होनी चाहिए। उन एरियाज में हमें रूरल रोड को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवानी है। तो ये आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बेसिक आइडिया है। इसको हमने कई फेजेस में इंप्लीमेंट करा, ऐसा नहीं है कि हमने एक साथ शुरू कर दिया। तो फेज वन जो था हमारा, वो हमारा लॉन्च हुआ था 2000 में, और इसमें यह था कि वन टाइम इंटरवेंशन कैन कनेक्ट ऑल द एलिजिबल हैबिटेशन। तो हमने कहा कौन से हैबिटेशन को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, जो प्लेन में 500 प्लस पॉपुलेशन है, और जो आपके हिली स्टेट्स और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है वहां पर 250 प्लस है। तो उन सबको हमें कनेक्ट करना है। फेज टू आपका शुरू होता है 2013 में। इसमें हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं 50,000 किलोमीटर को थ्रू द रूट्स एंड मेजर रूरल लिंक्स। फिर 2019 में हमने फेज थ्री को शुरू करा, और इसमें हमने करा 1,25,000 किलोमीटर को कंसोलिडेट करा उन रूट्स को बाय कनेक्टिंग द ग्राम्स, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल। तो यहाँ अभी तक हमने क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग में गांव को कनेक्ट कर रहे थे, ठीक है। फेज थ्री में हमने क्या करा, उन्हीं को हमने हॉस्पिटल स्कूल के साथ भी हमने कनेक्टिविटी को इंश्योर करवाया। अगर हम देखें न्यू ग्रीन टेक्नोलॉजीज जो हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हो रही है, तो इसको जो गाइडलाइन इश्यू करी है वो निरेडा ने 2013 में करी थी। एम क्या है, हमें कॉस्ट इफेक्टिव इको फ्रेंडली वेस्ट यूटिलाइजिंग रोड कंस्ट्रक्शन को प्रमोशन करना है, इसको बढ़ावा देना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अराउंड 40 प्लस टेक्नोलॉजीज को अप्रूव किया गया है। तो एक बार देख लेते कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है। तो एक आपका है कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या करा जाता है, आपकी जो हीट एनर्जी है उसको रिड्यूस किया जाता है। फिर वेस्ट प्लास्टिक्स को रोड्स में यूज किया जाता है ताकि हम वेस्ट मैनेजमेंट भी कर सकें, एज वेल एज हम ड्यूरेबिलिटी जो रोड है उसकी भी एनहेंस कर सकें। फिर आपके जो सीमेंट और लाइम स्टेबलाइजेशन को यूज किया जाता है टू मेक स्ट्रॉन्गर सब बेस बनाने के लिए। फिर सेल्फ फिल कंक्रीट, फुल डेप्थ रिक्लेमेशन और नैनो टेक्नोलॉजीज फॉर बाइंडिंग एंड स्ट्रेंथ। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज 40 प्लस ऐसी हमारी टेक्नोलॉजी जिनको हम लोग यूज कर रहे हैं इन आर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसका बेनिफिट क्या है, पहला कि हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको रिड्यूस करेगा, फ्यूल यूज को हमारा रिड्यूस करेगा। जैसे हमें पता है कि भाई अगर रोड कंस्ट्रक्शन अच्छे नहीं है, गड्ढे बहुत ज्यादा है, तो गाड़ी रुक रुक के चलेगी, तो फ्यूल कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। बट बहुत स्मूथ आपके रोड है, तो आपने देखोगे हाईवेज पे गाड़ी अच्छा एवरेज देती है, क्यों, क्योंकि बहुत कंटिन्यूसली चलती है, तो फ्यूल यूज भी हमारा उसको रिड्यूस होगा। वेस्ट डिस्पोजल को हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे। जैसे हमने देखा है कि वेस्ट प्लास्टिक रोड्स बनाने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, तो प्लास्टिक हो गए, इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट्स हो गए, इसको भी हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। फिर इकोनॉमिकल एंड सस्टेनेबल है ये हमारे लिए। तो ये हमारे आइडियाज हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए। इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो क्या इम्पैक्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो है हमारा सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। क्योंकि हमने देखा कि फेज थ्री में हम लोग क्या कर रहे थे, इसकी जो गांव है उनकी कनेक्टिविटी हम लोग कैसे करें, हॉस्पिटल से, स्कूल से, मार्केट से। तो इससे क्या हो रहा है, गांव में आपकी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। फिर वुमेन एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन। देखो अगर आपने सेक्स रेशियोज के अगर आपने डिफाइन ट्रेंड देखा, तो रूरल एरियाज में यूजुअली सेक्स रेशियो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अर्बन एरियाज। इसका जो रीजन होता है वो होता है रूरल अर्बन माइग्रेशन ऑफ द मेल पॉपुलेशन इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो रूरल एरियाज होते हैं यूजुअली आपके फीमेल ज्यादातर आपकी वहां पर रहती है। तो जब हम लोग रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है और इंक्लूजन भी हो रहा है। फिर आपकी ये एग्रीकल्चर सप्लाई चेन को, रूरल एम्प्लॉयमेंट को भी बूस्ट करता है, सपोर्ट करता है ये आपके डिजिटल इंडिया, रूरल इंडिया सर्विसेज बाय इंप्रूविंग द एक्सेस। अगर हम इस टॉपिक की यूपीएससी में रिलेवेंस की बात करें तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाता है लॉन्च ईयर से कि कई फेजेस में उसको लॉन्च किया गया, उसके सवाल बनाया जाते हैं। नेडा की जो गाइडलाइंस है 2013 में क्या क्या थी, है ना। तो जैसे हमने देखा कि आपको टेक्नोलॉजीज को यूज करना है, कॉस्ट इफेक्टिव रखना है, इको फ्रेंडली आपको रोड कंस्ट्रक्शन करना है, तो उस चीज का सवाल बनाया जा सकता है।
कौन कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज है, जैसे कोल्ड मिक्स्ड हो गई, प्लास्टिक बेस्ड हो गई, एफडीआर, नैनो टेक्नोलॉजीज, उस पर भी सवाल प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। मेंस की अगर हम बात करें तो जीएस 3 और जीएस 2 में आपका मेजरली रिलेवेंट है। तो कैसे है, तो आपका एक आपका रोल ऑफ रूरल कनेक्टिविटी इन इंक्लूसिव ग्रोथ, उसमें कैसे हेल्प करता है। फिर आपको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लिंक करवा सकता है डबलिंग द फार्मर्स इनकम, ग्राम, भारत नेट, पीएम गति शक्ति, तो वहां पर आप इसको बताओगे कैसे वो लिंक्ड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे अभी हेल्प करेगा, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यूज ऑफ वेस्ट एंड प्लास्टिक इन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उस पर भी क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। कंपेयर द विद इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वहां पर हम लोग सीखेंगे इंडिया में ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, बाहर क्या दूसरी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उसको कंपेरिजन पे भी सवाल बनाया जा सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। तो नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है, तो हिमाचल प्रदेश हमारा जो स्टेट है वो फर्स्ट स्टेट बन गया है इन इंडिया जिसने लिंक करा है वीएलटीडी, जो कि आपका होता है व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, विद ईआरएसएस, जो कि होता है आपका इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। तो हिमाचल प्रदेश जो है आपका फर्स्ट स्टेट बन गया है, इसने क्या करा है, जो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस होते हैं उसको लिंक करा है आपके इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम एआरएस 1112 से। कवरेज जो है इसकी वो है अराउंड 9423 रजिस्टर्ड जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको ये कनेक्ट कर रहा है। इसको लॉन्च करा है सीएम जो है आपके हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर शिमला के, उन्होंने इसको लॉन्च किया था उस टाइम। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो जो वीएलटीडी है और ईआरएस इंटीग्रेशन हुआ है, इससे होगा क्या, इट इनेबल्स अ रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ द व्हीकल एनीवेयर इन इंडिया। तो आपके कहीं पर भी इंडिया में कहीं पर भी वो व्हीकल कहीं पे भी मूव कर रहा है उसको हम रियल टाइम पे ट्रैक कर सकते हैं। फिर इट विल हेल्प अस इन डुअल मॉनिटरिंग, पुलिस एज वेल एज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। देखो वीएलटीडी से तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ट्रैक हो रहा है, बट ईआरएस क्या, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, कि भाई कोई इमरजेंसी आ गई तो वो रिस्पॉन्स कर रहा है, तो वो क्या है, पुलिस को भी कनेक्ट कर रहा है, तो पुलिस भी आपको मॉनिटर कर सकती है। इसमें आपके पैनिक बटन सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है सारे पब्लिक व्हीकल्स में, जो कि आपके अलर्ट करेगा ईआरएस 1112 कमांड सेंटर को इन डिस्ट्रेस, यानी कोई इमरजेंसी आती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो वहां पर आपको ये कनेक्ट कर रहा है ईआरएस 1112 कमांड सेंटर से ऑटोमेटिकली, पैनिक बटन आप दबाते हो तो ये ऑटोमेटिकली लिंक टू द पुलिस फॉर द वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी के लिए इसको लोग किया जा रहा है। सिग्निफिकेंस क्या है, तो रोड सेफ्टी इंश्योर करता है ये एज वेल एज, ठीक है, तो डिटेक्ट करेगा एक्सीडेंट्स वगैरह, थेफ्ट्स वगैरह, इन सबको ये बहुत जल्दी इसको डिटेक्ट कर लेगा। फिर वुमेन एंड चाइल्ड सिक्योरिटी को हम इंश्योर करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, हमारा पैनिक बटन है जो कि इंश्योर करेगा क्विक रिस्पॉन्सेज को। गुड गवर्नेंस का पार्ट है, क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बढ़ रही है। फिर रेप्लिकेबल मॉडल है कि यही मॉडल को पंजाब भी इंप्लीमेंट कर रहा है फ्रॉम अगस्त 2022 से, तो क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, किसी स्टेट ने करा दूसरे स्टेट भी उससे लर्निंग्स लेते हैं। यूपीएससी रिलेवेंस देखें इस टॉपिक की, तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेट है जिसने वीएलटीडी ईआरएस इंटीग्रेशन करा, तो उसका हिमाचल हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। फिर ईआरएस 1112 सिंगल इमरजेंसी नंबर लॉन्च बाय एमएचए, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आपका लॉन्च करा है। फिर मेंस की अगर हम बात करें तो जीएस 2 जीएस 3 में ये आपका रिलेवेंस बनता है। तो एक आपका देखो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, वहां पर आप बता सकते हो कि कैसे हमने यहाँ पर आप इसको केस स्टडी ऐसे यूज कर सकते हो। फिर हम लोग बात करेंगे वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी मेजर्स, क्या क्या स्टेप लिए जा रहे हैं, वहां पर आप बता सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से स्टेप लिए गए हैं कि वीएलटीडीज को कनेक्ट कर दिया गया है ईआरएसएस से। रोल ऑफ आईसीटीज इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स, रिफॉर्म्स एंड रोड सेफ्टी, तो वहां पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू द बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, तो इसको इनॉग्रेट करा पीएम नरेंद्र मोदी ने एट जलौन यूपी में। इसकी जो लेंथ है दैट इज अराउंड 296 किलोमीटर, ये 4 लेन आपका है जिसको एक्सपेंडेबल है टू द 6 लेन। इसमें जो कॉस्टिंग आई है दैट इज अराउंड 14,850 करोड़। एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है, तो वो है आपकी यूपीईएडी, यानी कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी। रूट क्या क्या है, तो भारतकुप चित्रकूट से कुदरैल इटावा जो ज्वाइन करेगा आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को। कौन कौन सी इसमें डिस्ट्रिक्ट कवर्ड है, तो डिस्ट्रिक्ट आपकी कवर्ड है चित्रकूट, महोबा, बांदा, जलाओ, हमीरपुर, औरैया और इटावा, तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट में कवर हो चुके हैं। कौन कौन से रिवर्स को ये क्रॉस कर रहा है, तो ये रिवर्स को क्रॉस कर रहा है जैसे बागर, केन, बेतवा, यमुना, सेंगर और अदर्स। तो मेजर मेजर रिवर्स को आप देख सकते हो कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे किस किस को कवर अप रिवर्स को क्रॉस करता है। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये क्या करता है, हमारा टाइम ट्रेवल को रिड्यूस कर रहा है,
तो जैसे आप देखेंगे दिल्ली चित्रकूट जो नाव आप 6 घंटे में पहुंच सकते हो, जो कि पहले आपके 9 से 10 घंटे लगते थे। फिर इंडस्ट्रियल बूस्ट करेगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे बांद्रा जलौन में जो आपके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बन रहे हैं उसकी आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। सप्लाई चेन्स को इंप्रूव करेगा, लॉजिस्टिक एफिशिएंसीज को आपका हेल्प करेगा, जिससे क्या होगा अल्टीमेटली आपकी इंडस्ट्रियल बूस्ट होगी। फिर आपके जो डिफेंस कॉरिडोर लिंकेजेस है, जैसे आपने देखा यूपी डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, प्रोजेक्ट बन रहा है, तो वहां पर ये इसकी कनेक्टिविटी है, तो उसको भी आपके एक लिंक प्रोवाइड करवा दें। ओवरऑल आपकी रीजनल डेवलपमेंट प्रमोट करेगा, जो कि आपके बुंदेलखंड रीजन, जो कि हमें उत्तर प्रदेश का अगर हम देखें जो थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, तो वहां पर हमें रीजनल डेवलपमेंट में ये हेल्प करेगा। फिर इसमें एक हमने एक इमरजेंसी एयर स्ट्रिप भी बना रखी है, जो कि हमने प्रिपेयर करी है फॉर आईएफ इंडियन एयरफोर्स के लिए ड्यूरिंग इमरजेंसी, जहां पर वो लोग एज अ लैंडिंग के लिए भी इस एक्सप्रेसवे को यूज कर सके अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो। एक्सप्रेसवे अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो यहां पर यूजली 13 एक्सप्रेसवे प्लान है, बट अभी ऑपरेशनल आपके 6 एक्सप्रेसवे हो चुके हैं, जिसका अगर हम लेंथ की बात करें दैट इज अराउंड 3200 किलोमीटर। अंडर कंस्ट्रक्शन अभी आपके 7 एक्सप्रेसवे चल रहे हैं। ट्रांसफॉर्मिंग जो रोल है वो है आपका एक्सप्रेसवे का एज ए इंडस्ट्रियल ग्रोथ हब्स एंड स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर। वाइडर लिंकेजेस की अगर हम बात करें तो जो इसका बजट पुश दिया गया है दैट इज अराउंड 1.9 लाख करोड़ 2022-23 में फॉर द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज वर्सेस 30,300 करोड़ इन 2013 एंड 14। तो यहाँ पर आप देख सकते बजट कितना बढ़ा दिया गया है फॉर द रोड, आपके जो एक्सप्रेसवेज इन सब के आपके रोड के हाईवेज वगैरह के बनाने के लिए। फिर हमारे सागरमाला भारतमाला प्रोजेक्ट, ये भी यही काम कर रहे हैं, जो आपके लॉजिस्टिक है उसको कैसे हम इंटीग्रेट करें, हाईवेज को कैसे डेवलप करें। और यूपी मॉडल जो है एक्सप्रेस एज अ बैकबोन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन डिफेंस एंड कनेक्टिविटीज के लिए, तो यूपी मॉडल हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हम देखें तो यूपी में सबसे ज्यादा आपके एक्सप्रेसवेज आपके बने हुए हैं, इस यूपी मॉडल को हम लोग कई और जगह भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। अगर हम यूपीएससी रिलेवेंस की बात करें इस टॉपिक की, तो प्रीलिम्स में आपका आ सकता है लेंथ डिस्ट्रिक्ट कवर्ड लिंक विद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। फिर आपकी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है यूपी एडा। फिर यूपी जो फर्स्ट स्टेट है विद लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे नेटवर्क, तो उस पर आपके प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। मेंस में जो है आपका ये फॉलो करेगा 1, 2, 3 तीनों पेपर में। तो जैसे कि मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज द ड्राइवर ऑफ रीजनल बैलेंस ग्रोथ, तो ये आपके पेपर 1 में जो सोसाइटी के चैप्टर है वहां से भी क्वेश्चन बना क्या सकता है। जैसे हमने कहा बुंदेलखंड रीजन क्या है, वो बैकवर्ड रीजन है, तो जो कैसे अपलिफ्ट कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर। रोल ऑफ एक्सप्रेसवेज इन लॉजिस्टिक ट्रेड डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। फिर बजटरी प्रायोरिटीज ऑन द ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन इकोनॉमी। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जैसे हमने बजट पुश बढ़ाया, अपना बजट एलोकेशन हमने बढ़ाया, तो वो कैसे हमारे मल्टीप्लायर इफेक्ट कर रहा है ऑन इकोनॉमी पे। Let's move to the next news article. So that is related to the India's first electric double-decker bus, जिसका नाम है Switch EIV 2022 सॉरी 2022। इसको लॉन्च करा है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने मुंबई में। इसको डेवलप करा है आपके अशोक लेलैंड, जो कि स्विच मोबिलिटी के आपके है उसके एक सेक्शन है। फिर इसको जो एम है दैट इज टू प्रमोटिंग सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट। की फीचर्स क्या है, जो इसकी रेंज है वो है आपकी ये 45 मिनट के रिचार्ज में आपके 100 किलोमीटर के करीब चल जाती है और 80 मिनट में ये फुल रिचार्ज हो जाती है, यानी कि फास्ट चार्जिंग इसमें फैसिलिटीज है। बैटरी जो इसमें यूज की गई है वो है निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट एनएमसी और 8 ईयर की वारंटी होती है। कैपेसिटी जो है वो नियरली डबल पैसेंजर वर्सेस सिंगल लेकर विद ओनली 18% हाइक इन द कर्व वेट। तो यानी कि अगर आप डबल पैसेंजर आपकी कैपेसिटी कराई गई है, लेकिन इसमें जो वेट है वो सिर्फ 18% ही आया हुआ है, नहीं डबल हो गया। डिजाइन जो है वाइड डोर्स है, 2 स्टेयर केसेस है, इमरजेंसी एग्जिट एंड सेफ्टी कंप्लायंस को भी इंश्योर ध्यान में रखा गया है। सिग्निफिकेंस की बात करें या फिर इसके इंपैक्ट की बात करें तो क्या है, तो ये ऑप्टिमाइज करता है आपके अर्बन कम्यूटिंग को, यानी कि आपके लेस रोड एंड डिपोट स्पेस पर पैसेंजर। तो ये डबल डेकर है तो हम लोग ज्यादा लोगों के लिए पाएंगे, रोड पे कवरेज कम होगी, है ना, वरना हमें सिंगल डेकर बसेस जो हमें ज्यादा बसेस की रिक्वायरमेंट होगी उन पैसेंजर को ट्रैवल करवाने कम्यूट करवाने के लिए। फिर इट रिड्यूस द फ्यूल इंपोर्ट बिल, क्योंकि हम लोग क्या करें इलेक्ट्रिक पे बना रहे हैं तो हमें फ्यूल कंजप्शन हमारी कम होगी। एज वी नो दैट कि वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन द फ्यूल्स, है ना, हमें ऑयल वगैरह हमें इंपोर्ट करना होता है, तो वो हमारी इसको जो ऑयल रिक्वायरमेंट है उसको कम कर देगा। फिर जीरो टेल पाइप एमिशन है, तो कब करेगा आपकी एयर एज वेल एज नॉइज पोल्यूशन को।
ये सपोर्ट करेंगे इंडिया टारगेट ऑफ शिफ्टिंग टुवर्ड्स ग्रीन मोबिलिटी। तो हमने देखा कि गवर्नमेंट कितना पुश कर रही है ग्रीन मोबिलिटीज के लिए, ई व्हीकल्स के लिए कितनी स्कीम्स ला रही है, तो उस चीज को ये सपोर्ट करेगा कि इंडिया जिस तरफ फास्टर ग्रीन मोबिलिटी की तरफ बढ़े। बट इसमें जो इश्यूज और चैलेंजेस है वो क्या है, तो दैट इज अ हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ ईवी बसेस। तो ईवी बसेस हैं वो यूजुअली काफी महंगी पड़ जाती हैं। आपने देखा होगा कि ई व्हीकल, आपकी ई कार्स भी है, उनकी कॉस्टिंग काफी ज्यादा है इस समय भी इनिशियल स्टेज में। नीड फॉर द लार्ज स्केल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे मेजर जो हमारे पास चैलेंज है वो है कि हमारे पास चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रोबस्ट नहीं बना है। तो अगर मान लीजिए बस जा रही हो बीच में चार्जिंग खत्म हो गया, तो अब कहां पर वो भरवाएगा, है ना? ये हमारे लिए मेजर चैलेंज अभी है। डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स फॉर द बैटरी, जो हमारी बैटरीज हैं वो हम लोग बनाते यहाँ पर रहे, लेकिन उसके जो रॉ मटेरियल है वो हम लोग क्या करें, इंपोर्ट करते हैं मेजरली जैसे चाइना से। तो वो भी हमारे लिए एक मेजर चैलेंज बना हुआ है। गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री का क्या रिस्पॉन्स है रिगार्डिंग दिस, तो जैसे टारगेट करा गया है 200 यूनिट्स फॉर द बेस्ट, जो कि आपकी मुंबई की जो आपकी लोकल ट्रांसपोर्ट है वहां पर दी जाएंगी फ्रॉम दिसंबर से। पुश किया जा रहा है फॉर द ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स लाइक से इलेक्ट्रिसिटी, इथेनॉल, मेथनॉल, बायो सीएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ग्रीन हाइड्रोजन। फिर इसको लिंक किया जा रहा है नेट जीरो टारगेट ऑफ 2070 की जो हमारा कमिटमेंट है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज इस तरीके से इस डायरेक्शन में काम कर रही है। वे फॉरवर्ड की बात करें तो इट स्केल अप द ईवी अडॉप्शन इन आवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके अडॉप्शन को बढ़ावा देगा। इन्वेस्टमेंट इन द डोमेस्टिक बैटरीज एंड मैन्युफैक्चरिंग रिसाइकलिंग में हेल्प करेगा। एक्सपेंड करेगा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द सिटीज, तो ये हमें करने की जरूरत है अभी कि हम लोग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग और एक्सपेंड करें और हम डोमेस्टिक बैटरीज और मैन्युफैक्चरिंग को और रिसाइकलिंग को बढ़ावा दें। यूपीएससी रिलेवेंस की बात करें तो प्रिलिम्स पॉइंटर्स में अगर हम देखते हैं तो इसमें आपका स्विच EIV-22, इंडिया फर्स्ट एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस, डेवलप्ड बाय अशोक लीलैंड। बैटरी टाइप क्या है, NMC, निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट, और फर्स्ट डिलीवरी जिसको दी जाएगी वो दी जाएगी बेस्ट जो बसेस सर्विस सिस्टम है मुंबई। मेन्स एंगल से अगर हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट बनता है हमारे GS3 इन्वायरमेंट एज वेल एज इकोनॉमी सेक्शन से। तो जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम किया जा सकता है, डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन रिड्यूसिंग इंडियाज इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल, और एग्जामिन द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ अडॉप्टिंग इलेक्ट्रिक बसेस इन इंडियन सिटीज। तो इस टाइप से इस पे आ सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल जो कि है आपका सिक्किम वेस्ट बंगाल रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट 2022। तो इससे पहले क्या होता है कि जो आपके सिक्किम और वेस्ट बंगाल 2007 में जो एग्रीमेंट हुआ इसमें क्या था, लिमिटेड परमिट थी फॉर द फ्यू डिस्ट्रिक्ट होने। जैसे सिक्किम में आपका था गंगटोक, पैलिंग एंड नामची, और वेस्ट बंगाल में कालिम्पोंग, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग। ठीक, बट अब क्या करा हमने, पूरे स्टेट और पूरे इनको हमने परमिट दे दिया। अब इससे क्या होता है कि जो पहले वाले सिस्टम था इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि आपके मल्टीपल काउंटर सिग्नेचर परमिट्स रिक्वायर होते थे, और यही फिर आपका हैरेसमेंट का एक स्कोप बनता था फॉर द ट्रांसपोर्टर्स। तो सिक्किम ट्रांसपोर्टर ने डिमांड करी भाई एक सिंगल परमिट सिस्टम हमारा बनाया जाए, जिसका ऑफिस जो सिलीगुड़ी से हमें एक सिंगल परमिट मिल जाए कि भाई आप दोनों जगह पर आप कर सकते हो। जैसे आपने कई गाड़ियों में देखा होगा ऑल इंडिया परमिट है ना, तो आपको हर स्टेट में जाने के लिए आपको परमिट की जरूरत नहीं, आपको एक सिंगल परमिट मिल चुका है, उसके थ्रू आप अपना जो भी काम है आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो उसी के लाइन में सिक्किम और वेस्ट बंगाल अपना एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, की फीचर क्या है आपके इस एग्रीमेंट के, तो दैट इज दैट ऑल बंगाल परमिट एंड ऑल सिक्किम परमिट इज इंट्रोड्यूस्ड। काउंटर सिग्नेचर परमिट्स नाउ इश्यूड फॉर द सिंगल पॉइंट, जो कि आपके स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सिलीगुड़ी रहेगी। रिस्ट्रिक्टेड और प्रोटेक्टेड एरियाज आर रिमेन एक्सक्लूडेड, क्योंकि यहाँ पर कुछ आपके ट्राइबल्स एरियाज भी हैं, कुछ आपके सेंसिटिव एरियाज भी हैं, तो उनको हम लोगों ने परमिट से दूर रखा हुआ। लोकल टूर ऑपरेटर्स फ्रॉम बोथ द स्टेट्स टू असिस्ट इन द साइट सीइंग, तो उसमें उनको असिस्टेंस दी जाएगी। कॉरिडोर फैसिलिटीज इसमें इंश्योर करी गई है। तो सिक्किम बेस्ड आपकी जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं ऑफन क्रॉस द स्मॉल स्ट्रेच इन द वेस्ट बंगाल। अंडर द न्यू अरेंजमेंट द कॉरिडोर फैसिलिटीज अलाउड, तो जो आपके एरियाज हैं जैसे रंगपो, मेली, गंगटोक, जोरथंग रूट्स, तो यहाँ पर आपके कॉरिडोर फैसिलिटीज को आपका अलाउ कर दिया गया है इन द न्यू एग्रीमेंट। These vehicle won't need separate counter signature permits, अब इनको सेपरेट काउंटर सिग्नेचर परमिट्स की जरूरत नहीं है, जो आपको एक बार जो ऑफिस है आपका सिलीगुड़ी वाला वहां से आपको एक बार परमिट मिल गया तो आप उसको यूज कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, इट विल रिड्यूस द रेड टेप एंड इंप्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। फिर ये बूस्ट करेगा आपकी टूरिज्म को, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को, और ईस्टर्न हिमालयंस में, क्योंकि सिक्किम और आपने देखा जैसे दार्जिलिंग वगैरह हो गए ना, तो वहां पर आपके टूरिज्म के लिए बहुत मेजर एरियाज आपके अट्रैक्टिव एरियाज रहे।
तो वहीं से आपके नॉर्थ ईस्ट को भी आप देखो, सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपका रहता है, तो वहां पर भी कनेक्टिविटी आपको अगर परमिट मिल रहा है सिक्किम और वेस्ट बंगाल, तो नॉर्थ ईस्ट के साथ भी आपकी कनेक्टिविटी एनहेंस हो रही है। फिर इट विल एनहांस द इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन एंड द फेडरल स्पिरिट इन एक्शन। सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बीच में कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करेगा। सपोर्ट द लोकल इकोनॉमी एंड लिवलीहुड ऑफ द ट्रांसपोर्टर्स। तो जो आपके ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके आपकी लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, लिवलीहुड आपके इनकम्स उनकी जनरेट होगी, तो ये रहेगा। बट इसमें चैलेंजेस क्या है? जैसा मैंने कहा कि कुछ रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्टिव एरियाज हैं जहां पर परमिट्स को उसके बाहर रखा गया है। इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग ऑफ द न्यू सिस्टम, ये चैलेंज रहेगा, इसको कैसे मॉनिटर किया जाए, कैसे इम्प्लीमेंट किया करवाया जाए। एंड रिस्क ऑफ कंजेशन ऑन द की बॉर्डर रूट्स विद डिमांड्स एंड सर्विस। अब जैसे हमने कहा कि भाई आपके दार्जिलिंग, आपके टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, अचानक से वहां पर डिमांड बढ़ गई, वहां पर पॉपुलेशन कंजेशन बढ़ गया, तो अब बॉर्डर रूट्स में हम कैसे उसको मैनेज करेंगे, ये हमारा एक रिस्क रहेगा, ये हमारे लिए चैलेंज रहेगा। वे फॉरवर्ड क्या है? ग्रेजुअल इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल परमिट सिस्टम को हमें लाना चाहिए। बेटर कोऑर्डिनेशन इंश्योर करनी चाहिए बिटवीन स्टेट एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। एक्सप्लोर करना चाहिए सिमिलर रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आज, कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी कई सारे स्टेट्स हैं जो कि छोटे छोटे हैं और इस टाइप से कनेक्टेड, तो वहां पर भी हम इस टाइप का मॉडल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यूपीएससी रिलेवेंस में अगर हम देखें तो प्रिंस पॉइंटर्स अगर हम देखें क्या बनते हैं इसके, तो रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट 2022 बिटवीन सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बीच में है। की प्रोविजंस क्या है? ऑल मिनरल परमिट, ऑल सिक्किम परमिट, काउंटर सिग्नेचर परमिट नाउ इशूड कहां से होगा? सिंगल पॉइंट यानी फ्रॉम सिंगल सिलीगुड़ी से। इसमें क्या करा है? कॉरिडोर फैसिलिटीज को भी इंक्लूड किया गया है। मेन एंगल से देखेंगे दो एरियाज आपके बनते हैं, जीएस2 और जीएस3। जीएस2 में कहां से आएगा? फेडरलिज्म, क्योंकि यहाँ पर इंटर स्टेट रिलेशन की बात हो रही है। तो ये डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन कैसे क्या जा सकता है? डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटर स्टेट एग्रीमेंट्स इन स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू द सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट एक्ट। जीएस3 में इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट है, वहां पर किस टाइप से क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है? हाउ कैन इंप्रूव इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट बूस्ट टूरिज्म एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन बॉर्डर एरिया? तो इस तरीके से इस न्यूज आर्टिकल पे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। तो हमारे जो रोड से रिलेटेड जो आपके करंट अफेयर्स है वो हमारे रैपअप हो गए, और इससे जो हमारे अपडेट्स आएंगे हम लोग से सब्सिक्वेंटली हम लोग ऐसी सीरीज में उसको इंक्लूड करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।